तो सभी को गुड इवनिंग। बेसिकली अभी अप्रैल भी स्टार्ट हो गया है, सो माय एक्सपेक्टेशन है कि इस टाइम तक एवरीवन शुड हैव फिनिश्ड हिस्ट्री एज वेल। जो पहले 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं वो हमने, एंड बाय दिस टाइम हिस्ट्री खत्म करके, जैसे सूरज ने सिक्योरिटी पढ़ लिया है, तो सिक्योरिटी के लिए व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप लोग एम कार्तिकेयन या जो भी है, कार्तिकेयन का एक बुक आता है, उसको ले लो। ई बुक भी शेयर की हुई है सूरज ने ग्रुप में, अगर आपको डिजिटल रीडिंग ठीक लगता है उसको पढ़ लो एक बार। सारे कंसेप्ट उस बुक में कवर्ड हैं। बहुत एक्सीलेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया हो, बट एग्ज़ाम लेवल का है उसमें। ठीक है, सो जो भी स्टैटिक पोर्शन है कि बॉर्डर मैनेजमेंट का हो गया, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, सब ये सब मिल जाएगा उसमें आपको। जो चीज़ उसमें पढ़ ली है एक बार, उसको फिर आप क्या करो कि जो भी करंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो भी आपके आसपास चल रहे हैं सिक्योरिटी के एंगल्स, ठीक है, उससे कोरिलेट कर करके करते हो। एंड सेकंड चीज़ क्या है कि जो भी फंडामेंटल्स हैं सिक्योरिटी के, फॉर एग्जांपल मैरीटाइम सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म, इन सब का एक तो पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। बिकॉज वो किसी में भी कोई एक ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मे बी इवन इन इंटरव्यू दे विल आस्क समथिंग रिलेटेड टू दैट। और डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, बट अगर आपने हर चीज़ का सेलेंट फीचर्स तैयार किया हुआ है तो इट विल मेक इट ईजी फॉर यू। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो कि इंडिया का लैंड बॉर्डर का मैनेजमेंट है, तो अगर आपको इस टॉपिक को कवर करना है तो आपके दिमाग में एक पहले तो ज्योग्राफी होनी चाहिए कि इंडिया का लैंड बॉर्डर कहाँ कहाँ पर कैसा कैसा है। ठीक है, सो अगर आप स्टार्ट करते, लेट अस से वी आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो पहले राजस्थान गुजरात आएगा, मार्च आएगा, फिर राजस्थान आएगा, डेजर्ट आएगा, फिर हिली टेरेन आएगा जम्मू कश्मीर का, फिर ये वाला जो आएगा आपका नेपाल बॉर्डर वाला, तो वहाँ पे तराई एरिया रहता है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। एंड सेम गोज फॉर आपका जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में एक और एंगल आ जाता है कि वहाँ से म्यांमार से इंसर्जेंसी बहुत प्रमोट होती है, यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, वेपन्स चलाना सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर वापस इंडिया आते हैं। तो पॉइंट इज, जो भी ऐसी चीज़ें आपको लग रही हैं, बी इट मैरी टाइम, बी इट लैंड रिलेटेड, उसका एक छोटा छोटा सा राइटअप बना के अपने पास रख लो, सो दैट सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में रहें रिलेटेड टू एनी सिक्योरिटी। एंड इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें इंक्लूड कर लेना, कि जैसे नारकोटिक्स का कहाँ से होता है, गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, जो भी ऐसे कीवर्ड्स हैं उनको बना कर अपने पास रख लो शॉर्ट हैंड। और जो भी ऐसे आते हैं डायरेक्टली आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे, नहीं भी आते तो एक कंसाइज व्यू रहे, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत छोटा टॉपिक है। बड़े चीज़ों के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि नोट्स बनाओ, बट ये सिक्योरिटी स्पेशली इतना छोटा सा है कि यू कैन फिनिश इट विद इन 1 वीक विद नोट्स एंड ऑल। तो अच्छे से फिनिश कर लो, सो दैट जो आपने तैयारी कर लिया एक बार, इट स्टेज विद यू टिल द इंटरव्यू। और उसको बस विजन आइज का जो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, प्रतियोगिता पेपर में कुछ पढ़ते हो, उससे अपडेट करते रहना अपनी नॉलेज को। इतना करते रहोगे तो सिक्योरिटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो माय पॉइंट इज, अगर हिस्ट्री हो गया है तो हिस्ट्री नहीं भी हुआ तो सिक्योरिटी स्टार्ट कर दो, बिकॉज इसके बाद भी छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके काफ़ी सारे दे विल बी लेफ्ट। जैसे सोसाइटी एक बच जाएगा, इन्वायरमेंट एक बच जाएगा, साइंस तो चलो मेजर पोर्शन है, देन मैथ्स बचा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक्स खत्म करके देन वी कैन हैव होलिस्टिक आंसर राइटिंग। अभी क्या होता है कि इफ आई एम गिविंग सम ऐसे, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ पोर्शन है जो आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो डायमेंशंस आप इंक्लूड नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि सारे टॉपिक्स फिनिश कर लो। नाउ कमिंग टू, ऐसे चलो मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ, पहले ये बताओ किसी को कोई अगर डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड तो पहले पूछ लो मुझसे, बिकॉज आज 2-3 टॉपिक्स कवर करूंगा, ऐसे में थोड़ा सा आई हैव गॉट अ न्यू टैबलेट, उसमें से ट्राई करते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखा दूं जो मिस्टेक्स हो रहे हैं। बिकॉज अभी पहले बताओ किसी को कोई डाउट है प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया, मतलब सब परफेक्ट चल रहा है, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली एक और ऐसे का टॉपिक दिया था अर्बन लोकल बॉडीज वाला, तो मोर और लेस सबने सही लिखा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था। बट इसमें जनरली गलतियां क्या की हैं लोगों ने कि देखो, जब अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात होती है तो आपको केवल मतलब उसका फंक्शनिंग का बात नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल की बात हो रही थी। तो आप उसमें केवल फंक्शंस, फंड्स, फंक्शनरीज, एक तो 3F वाला पॉइंट होना ही चाहिए, वो काफ़ी लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने नहीं भी लिखा है, बट हर चीज़ को कवर कर लो, इलेक्शंस से लेकर कि इलेक्शन इरेगुलर होते हैं नहीं होते हैं, मोस्टली पार्टी लाइंस पे होते हैं,
जबकि अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कोई पार्टीज नहीं फाइट करती, बट वो पार्टी लाइन्स के अलॉन्ग ही होते हैं। जब इलेक्शन हुए, पार्टी लाइन्स के अलॉन्ग हो गए, अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स आ जाते हैं, करप्शन के थ्रू आते हैं, और जो सीट्स रिजर्व्ड होती हैं उसमें वही जो ये पंचायत पति, मेयर पत्नी, जो भी सब चीज़ें होती हैं उसकी बात कर लेना। फिर उसके बाद फंक्शनिंग पे आ जाना। फंक्शनिंग में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, भई आपने उनको फंक्शंस नहीं दे रखे हैं, फंक्शनरीज़ भी नहीं है, फंड्स भी नहीं दे रखे हैं, और लोगों में अवेयरनेस ही नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ है भी जो चल रही है। तो हर एंगल को कवर करके एक होलिस्टिक ऐसे लिखना है। कई लोगों ने क्या गलती की है, पहले तो लिख दिया 6 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। भाई 6th कब बन गया मुझे भी नहीं पता है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसकी 6th रिपोर्ट थी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग ऐसे फैक्चुअल चीज़ों में गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इट विल फेच यू नेगेटिव मार्क्स। क्लैरिटी नहीं है तो उस पॉइंट को मत लिखो भाई, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि तुम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन मेंशन करो। नहीं याद है कौन सा था, लिख दो द लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। बट गलत इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड मत करो एग्जामिनर को, ठीक है? दिस गोज़ टू योर डिस्क्रेडिट अलॉन्ग विद, बहुत ज़्यादा डिस्क्रेडिट होता है कि आप लोग फैक्चुअल चीज़ों में गलत डेटा अगर आगे दे रहे हो। डेटा नहीं पता है दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड, बट गलत डेटा मत दो, ठीक है? उसके बाद क्या किया लोगों ने कि इंट्रो में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की हुई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, तब ऐसा हुआ, तब वैसा हुआ। भाई ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है इतना। बस तुम इतना बताओ कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, जो कि अर्बन एरियाज़ में फॉर्म द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो इनका रोल एनविसाज किया गया था उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो अभी तक इन रीजंस की वजह से विजुअलाइज रियलाइज नहीं हो पाया है। बात खत्म। अब बहुत ज़्यादा बात करो, कुछ लोगों ने तो इवन 73rd अमेंडमेंट की भी बात कर दी है, जो कि टोटली रेलिवेंट है, उसमें टॉपिक ही नहीं है। तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। और इसमें भी कुछ एक दो लोगों ने लिखा है कि गवर्नमेंट मेड चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, कौन अमेंड कर सकता है, बताओ, कौन बताएगा? ये सौरभ। सर पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेट, मतलब दोनों में सेपरेट। एग्जैक्टली exactly, बस भाई पार्लियामेंट अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब यार एम लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे हो इतने दिनों से, उसके बाद भी ऐसी गलतियां कर रहे हो, तो दिस इज नॉट पार्डनेबल। तो ऐसे राइटिंग, ये वाला जो टॉपिक था अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें मुझे कंटेंट वाइज गलती नहीं लगी, बट जो मुझे गलतियां हाँ अमेंडमेंट का आर्टिकल 368 होता है, ठीक है, बट इसमें जो मुझे मेन मिस्टेक्स लगी हैं वो आपका सिली मिस्टेक्स हैं यार, ठीक है? कि इजी टॉपिक दिख गया तो बस जो मन में आ रहा है लिखते जा रहे हैं बिना सोचे, ये काम मत करो। पेन चला रहे हो तो हर वर्ड के पीछे अपना दिमाग भी चलाओ। इसके बाद एक टॉपिक था सोशल मीडिया नीड्स स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस। अब इसको कुछ लोगों ने क्या किया है कि आर्ग्यूमेंट की तरह डील किया है। कुछ लोगों ने ये बोल दिया है कि नहीं स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल करेगा। अब देखो इन सब चीज़ों में यू शुड हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल स्टेटस करेंटली। करंट लीगल स्टेटस ये है कि भाई हाँ थोड़ा सा तो रेगुलेशन है सोशल मीडिया पे, हमारे पास एक्सप्रेस लॉ एज सच नहीं है, बट ऑब्वियसली जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं सोशल मीडिया को लेके, ठीक है, प्रोवोकेटिव स्पीचेस होती हैं, वल्गैरिटी है, ऑब्ससेनिटी है, तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे तो यही पता चल रहा है कि और रेगुलेशन का ज़रूरत है। तो इफ समवन इज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि रेगुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पहले तो जस्ट बी क्लियर ऑन दिस थिंग दैट यू हैव टू अग्री विद द टॉपिक। आर्ग्यूमेंट राइटिंग का टॉपिक नहीं है, ऐसे राइटिंग का टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्री विद द टॉपिक कि हाँ भाई रेगुलेशन का ज़रूरत है। जब आप पूरे ऐसे में बात कर रहे हो कि स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन का ज़रूरत है, तो पहले तो यू नीड टू शो कि करंट रेगुलेशन का फ्रेमवर्क क्या है। बिना करंट रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के बाद की यू कैन नॉट प्रोसीड अहेड, ठीक है? इसमें इट वुड हैव मेड सेंस कि अगर आप लोग थोड़ा सा कुछ ये हाईलाइट करता कोई इस एग्जांपल के थ्रू कि मतलब इंडिया में बेसिकली अभी गवर्नमेंट ने ट्राई किया था वो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स लाने का। किसको किसको याद है? सौरभ को याद है, वेरी गुड। जिसको भी याद है, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन ये फैक्ट किसी ने मेंशन ही नहीं किया है। व्हाट इट शोज इज कि इंडिया में वो चेक एंड बैलेंस का सिस्टम इज इन द राइट प्लेस, कि अगर गवर्नमेंट ओवर रेगुलेट करने का कोशिश करता है इट गेट्स स्टक डाउन बाय द जुडिशरी, ठीक है? ये फैक्ट किसी ने मेंशन नहीं किया हुआ है। माय पॉइंट भी, पहले तुम ये बता दो कि करंट रेगुलेशन इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्या सेटअप है, व्हाई इज इट नॉट इफेक्टिव।
इवन यू कैन इवन स्टार्ट विद दिस थिंग इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था, आई थिंक टॉपिक था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग था या क्या था, ये बताओ मुझे क्या था एग्जैक्टली exactly? ये टॉपिक याद नहीं आ रहा अभी। Sir, मीडिया social इन्फ्लुएंसिंग। media influencing needs एग्जैक्टली, stringent regulation. यस। तो मैं वो इन्फ्लुएंसिंग वाला कीवर्ड मिस कर गया था, मुझे फिर बाद में याद आया। तो माय पॉइंट इज कि अब इसमें कई लोगों ने क्या किया है कि दे हैव टॉक्ड अबाउट सोशल मीडिया इन जनरल, सो दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, ठीक है। बिकॉज हम सोशल मीडिया में एक पर्टिकुलर एक उसके पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं। विल समवन प्लीज एक्सप्लेन कि क्या होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, व्हाट इज इट, बताओ। यस अरुणिमा। So it's basically when someone with a background of specific knowledge comes and shares their knowledge on social media to get to have an influence over their followers, व्हाट इज इन्फ्लुएंस, ये मुझे बताओ, कोई इन्फ्लुएंस क्या होता है। to have an impact over. Impact is not influence. to Influence may change or the may not have perception of impact. people. एग्जैक्टली, किसी का परसेप्शन वो जो होता है ना, CAB, कॉग्निशन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसमें किसी को इफ यू आर ट्राइंग टू चेंज इट, दैट इज इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, तो आई वॉज ट्राइंग टू हिट द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विद दिस टॉपिक। कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया है एंड जिसने पकड़ लिया उसने अच्छा लिखा है ऐसे। तो ये कितने लोग थे जो ये चीज़ समझ नहीं पाए थे कि इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हाईलाइट करना था। कितने लोग थे जो इस चीज़ को नहीं समझ पाए, बताओ पहले तो, जस्ट रेज अ हैंड। काफ़ी लोग थे जिन्होंने बस सोशल मीडिया की इन जनरल बात की है, ठीक है। जो भी थे भाई, आई सी अ फ्यू हैंड्स बीइंग रेज्ड। माय पॉइंट इज यार, टॉपिक अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। सोशल मीडिया पढ़ के जस्ट डोंट गेट स्टार्टेड विद सोशल मीडिया। टॉपिक आराम से पढ़ लो यार, 1 मिनट लगा के। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, जब इन्फ्लुएंसिंग आ गया वहाँ पे तो ऑब्वियसली सबको पता होगा इन्फ्लुएंसर्स किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट एन एसे ऑन दैट, इट इज जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट रीड द टॉपिक थोरोली। अच्छे से पढ़ लो, देन थिंक ऑफ एन एसे। माई पॉइंट इज, उसके बाद जो मैं डिस्कस कर रहा था कि मेन बॉडी में यू स्टार्ट विद द करेंट रेगुलेशन फ्रेमवर्क जो है विच रेगुलेट सोशल मीडिया। अब उसके बाद जब आप आते हो कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं विच इज डैमेजिंग यू नो सोशल मीडिया का पूरा जो इकोसिस्टम है, तो अब इसमें यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स कि भाई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पेड प्रमोशंस, और जो वो डार्क प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं। अगर किसी का कोई लेटेस्ट से अभिलाष है, वो किसी का पॉडकास्ट सुनता है, उस पॉडकास्ट में वो हर बार एक दो ब्रांड का नाम लेता रहता है, तो ही माइट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम विदाउट इवन नोइंग कि ही इज पेड फॉर दैट, फॉर एंडोर्सिंग दैट ब्रांड। तो ये दिक्कतें आती हैं। सेकेंड इज कि पीपल आर गिविंग एडवाइस विदाउट क्रेडेंशियल्स। मान लो मैंने कुछ नहीं किया होता लाइफ में एंड देन आई एम रनिंग दिस, ठीक है भाई मैं गाइड करूंगा तुम्हें, व्हाट आर माई क्रेडेंशियल्स फॉर दिस, नथिंग, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो पीपल आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, दे डू नॉट हैव द क्रेडेंशियल्स, बट बिकॉज सोशल मीडिया का रीच है उनके पास, सो दे आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, ठीक है। अब एक तो चीज़ होता है इन्फ्लुएंस करना, इसको दे आर टेकिंग इट इवन अ स्टेप फर्दर। जैसे स्टॉक मार्केट के चैनल्स बना लिए कि भाई ये लो एडवाइस, इस पे इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो। सेबी ने इवन इनफैक्ट एक इन्फ्लुएंसर को बैन भी किया हुआ है, उसको इवन कुछ पता नहीं कितने लाख या करोड़ का पेनाल्टी भी लगाया हुआ था, सम लेडी इन्फ्लुएंसर जो भी है। एंड मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं। इवन इतने सारे लोग हैं जो सो कॉल्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स बने बैठे हैं कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खा लो, वो खा लो, ये ब्रांड का मत खाओ, इस ब्रांड का खाओ। ऑल ऑफ दिस इज अनवेरीफाइड अनसॉलिसिटेड एडवाइस जस्ट बीइंग थ्रोन एट यू। और तुम क्यों कंज्यूम कर रहे हो इसको? यू आर कंज्यूमिंग इट बिकॉज यू हैव इंटरनेट, ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके इतनी रीच, जो भी चीज़ें। सो सेकेंड इज दिस थिंग कि you get advice without credentials, which is coming from a person who does not have the required qualifications, और just because एक हेलो इफेक्ट, कौन बताएगा क्या होता है, व्हाट इज हेलो इफेक्ट? भाई समवन, हेलो इफेक्ट क्या होता है? आई टेल यू। देखो लेटेस्ट से अपना चंद्र प्रकाश है, ठीक है, इसका ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा है, तो एवरीवन विल फॉर्म एन ओपिनियन
कि ये पढ़ने में अच्छा होगा, तो इसका एक एक्सपर्टीज का एरिया है ऐसे राइटिंग, बट यू विल टेक इट इन जनरल कि इसका रीडिंग एंड राइटिंग बहुत बढ़िया है, बट इसको साइंस में कुछ भी नहीं आता है। तो वी विल अज्यूम जस्ट बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन वन एरिया कि वो दूसरे एरिया में भी एक्सपर्ट होगा, सम को रिलेटेड एरिया। तो दिस इज कॉल्ड हैलो इफेक्ट। हैलो क्या होता है, कौन बताएगा? भाई एंजल्स को कैसे दिखाते हो? उनके सर के ऊपर एक रिंग होती है चमकती हुई, ठीक है, वो हेलो होता है। एंड बिकॉज वो चमक रही होती है, यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ही और शी इज अ गुड पर्सन। यस, ऑरा, बेसिकली ऑरा होती है, ठीक है। तो समवन जो एक पर्सन है, तुम्हारा एक परसेप्शन है, अगर वो पॉजिटिव है किसी एक एरिया को लेकर, तुम उसको दूसरे एरियाज में भी पॉजिटिव कंसिडर करते हो। दिस इज हेलो इफेक्ट। पढ़ लेना इसको, अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकते हो कहीं पे। तो दिस इज माई पॉइंट कि इसकी वजह से लोग उनकी एडवाइस को सीरियसली कंसिडर करके दे रन इनटू जेओपार्डी, नुकसान उठाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हो फेक लाइफस्टाइल का। फेक लाइफस्टाइल, अनएथिकल कंडक्ट और ऑब्ससेनिटी और ये सब जो भी बातें कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, पीपल सेट अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स। उनको लगता है कि अगर मैं मान लो, कोई एक बताओ मुझे यार कि कोई एक इन्फ्लुएंसर का नाम जिसके लाइफस्टाइल से कोई तो होगा ना जो इम्पैक्टेड होगा, जिसको इन्फ्लुएंस्ड होगा, कौन है वो, एक नाम बताओ। सर ध्रुव राठी। ध्रुव राठी, यस फाइन, ठीक है। तो अब उसको आनंद उसको फॉलो करता है, उसको पता है सब कुछ एक लाइफस्टाइल है, तो उसका भी मन करेगा कि यार मैं भी ऐसे ही जीना चाहता हूँ। बट मे बी ध्रुव राठी का जो लाइफस्टाइल है, मतलब लेट्स नॉट टेक इट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, जो भी उसका लाइफस्टाइल है, ठीक है, नो वन नोज हिज रियलिटी। कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसकी ट्रिप्स को, कौन वो है जो उसके कंटेंट को प्रमोट कर रहा है इन द बैकग्राउंड, ठीक है। सो यू जो भी उसको फॉलो कर रहा है, यू विल बिल्ड ही विल बिल्ड फॉल्स एस्पिरेशंस जो मीट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये दिक्कत होती है। एंड पीपल विल सेट रॉन्ग आइडल्स फॉर देमसेल्व्स, रॉन्ग आइडियल्स फॉर देमसेल्व्स कि हमें इसके जैसा बनना है, विच मे और नॉट मे नॉट बी गुड। अभी जैसे सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल। सोशल कंपैरिजन थ्योरी बेसिकली यार एग्जैक्टली इट इज, यस यू कैन से, बिकॉज तुम अपने से ऊपर वाले को कंपेयर करते हो तो तुम्हें खराब फील होता है कि ये मुझसे अच्छी जगह पे है, अपने से नीचे वाले को कंपेयर करते हो तुम्हें अच्छा फील होता है कि मैं अच्छी जगह पे हूँ, बेटर जगह पे हूँ। माई पॉइंट बीइंग, जैसे ये था, कौन था भाई ये पॉडकास्ट वाला, देन वो उसके शो में गया था, क्या नाम है, बियर बाइसेप्स। हाँ एग्जैक्टली, तो नो वन एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ अ बिहेवियर। सो कई लोग होंगे जो उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, बट नाउ यू सी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये तो चलो थोड़े से मॉडरेट पॉइंट्स हो गए। पीपल कैन इवन स्प्रेड एक्सट्रीम व्यूज, ठीक है, पोलराइज कर सकते हैं। तुम्हारी फैन फॉलोइंग अगर बहुत बड़ी हो गई है तो समथिंग you may say will influence the mindset of a very large number of people, and then you can even go to the extent of spreading hatred, spreading misinformation, spreading wrong views। तो ये सारी चीज़ें हैं। जब तुमने इसकी बात कर ली है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की, ये तुम्हारा मेन बॉडी हो गया, 5-6 पॉइंट्स बता दिए मैंने। सो नाउ व्हेन यू आर राइटिंग द कंक्लूजन, यहाँ पे तुम बात कर सकते हो कि भाई रेगुलेशन ज़रूरी है, बट ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट इट कैन डू इज इट कैन हर्ट द क्रिएटिविटी, इट कैन हर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, दिस एंड दैट। और इसीलिए एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होना चाहिए। अब सम पिटफॉल्स इन द टॉपिक में कहीं भी इंडिया मेंशन नहीं था। लोगों ने आर्टिकल 19 दे दनादन भाई, आर्टिकल 14, 19 भाई, इट्स नॉट कंटेक्चुअल भाई, मतलब वर्ड क्यों ला रहे हो इंडिया को बीच में? तुम एग्जाम्पल दे सकते हो कि ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ है, मतलब लेटर से इसका रणवीर अलाहाबादिया, ओके यस, उसका केस कोट कर सकते हो तुम। या फिर तुम मे बी यूएस में किसी इन्फ्लुएंस का, तुमको वो कौन था यार, एक जो बहुत ज़्यादा रिच लाइफस्टाइल एंड्रयू दिखाता टेट। था, यस, टेट का एग्जांपल दे सकते हो। वाज दैट सुरभि, राइट? कौन था जिसने बताया? यस। तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स, बट डू नॉट मेक योर ऐसे इंडिया सेंट्रिक। उसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पिक्चर में लाने का जरूरत नहीं है। तुम ये दिखा सकते हो कि यस डेवलपिंग कंट्रीज में इसका इफेक्ट और ज़्यादा होता है, बट आर्टिकल 19 इज नॉट रिलेटेड, कोई फायदा नहीं उसको बात करने का, ठीक है। सेकेंड पिटफॉल इज टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया इन जनरल, जो मैंने सबसे पहले बता दिया। काफ़ी लोगों ने ये गलती की है, सोशल मीडिया पढ़ लिया, इन्फ्लुएंसिंग पढ़ा ही नहीं। अरे लो भाई, सोशल मीडिया ये तो बहुत आसान है, कर लिखा है ऐसे।
फिर यूपीएससी तुम्हें 1 नंबर देगा 20 में, ठीक है? देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है बार-बार। उसके बाद गिविंग इनएक्यूरेट एग्जांपल्स, मेरे ख्याल से कई लोगों ने ऐसे किया कि सोशल मीडिया का एग्जांपल दिया बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्फ्लुएंसिंग। भाई जो इन्फ्लुएंसिंग नहीं है उसको तुम कैसे, हाउ कैन यू कोट दैट एग्जांपल? तो ये गलतियाँ भी नहीं करनी है। और आई थिंक 2 और 3 पीपल हैव डन कि उन्होंने बहुत कम पॉइंट्स, दे हैव रिटन रेलेवेंट पॉइंट्स, बट हमेशा मैं बताता हूँ अपने मेन बॉडी में एटलीस्ट 4 to 5, एटलीस्ट 6 दे दो तो वेल एंड गुड है, बट एटलीस्ट 4 to 5 कोर पॉइंट्स दो अपने ऐसे में, ठीक है? तो जो मैंने आपको बताए थे पॉइंट्स इसमें मेन बॉडी में लिखने के लिए कि नंबर 1 करंट रेगुलेशन इफेक्टिव क्यों नहीं है, दैट विल फॉर्म योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बन जाएगा डिस्क्लोजर, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पेड प्रमोशंस, इन सब का। थर्ड पॉइंट बन जाएगा एडवाइस विदाउट क्रेडेंशियल्स, क्वालिफिकेशंस, स्कैम्स, मिस इन्फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट बन जाएगा तुम्हारा इसका अनएथिकल कंडक्ट, फेक लाइफस्टाइल, ऑब्ससेनिटी, लो सेल्फ स्टीम ऑफ ऑडियंस, इन सब का। एंड लास्टली तुम्हारा बन जाएगा स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीम व्यूज, पोलराइजेशन, ये सब। तो अब मेरा पॉइंट क्या है, देखो मेरे पास फ़ायदा होता है हाइंडसाइट का, मतलब मैं तुम लोग की कॉपी चेक करता हूँ तो ऐसा होता है कि मुझे समझ में आ जाता है कि तुम लोग क्या गलतियाँ कर रहे हो। बट तुम जब ऐसे खुद से लिख रहे हो तो यू डू नॉट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर दैट कि तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो मेक अ चेकलिस्ट ऑफ दैट यार, ठीक है? पहला चेकलिस्ट लिख लो अभी जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 इज़ योर इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 4 to 5 लाइन से ज़्यादा मत लिखो इन एनी केस। अब कई लोग क्या करते हैं, दे हैव नॉलेज ऑफ द टॉपिक तो वो बस लिखते चले जाते हैं इंट्रोडक्शन। आज भी जो मैंने ऐसे चेक किया है इंडिया एंड चाइना पे, लोग पता नहीं क्या प्री हिस्टोरिक टाइम्स 2000 साल से इंडिया चाइना का रिलेशन है, सिल्क रूट, दिस एंड दैट एंड ऑल, जबकि टॉपिक क्लियरली इज फॉरवर्ड लुकिंग, इट्स नॉट बैकवर्ड लुकिंग। टॉपिक क्लियरली कह रहा है कि दे कैन अचीव मोर। कैन का तो यही मतलब है ना, इट्स फ्यूचरिस्टिक, आगे देख रहा है टॉपिक। देन व्हाई आर यू गोइंग बैकवर्ड्स? बैकवर्ड्स में तुम केवल इतनी बात कर सकते हो कि ठीक है भाई इंडिया चाइना रिलेशंस बहुत पुराने, ये हुआ वो, विल टॉक अबाउट दैट। सो माय पॉइंट इज व्हेनेवर यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन डू नॉट राइट इट मोर देन 4 to 5 लाइंस। इंट्रोडक्शन का सीधा सा काम है, यू आर नॉट हिटिंग द टॉपिक डायरेक्टली, और जस्ट सेटिंग द स्टेज फॉर द टॉपिक, ठीक है? फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट हिटिंग द टॉपिक तुम्हारा मेन बॉडी शुरू हो जाता है, ठीक है? इंट्रोडक्शन को 1 पैराग्राफ 4 to 5 लाइंस, बस दैट्स इट। नाउ कम टू द मेन बॉडी। मेन कंटेंट जब लिख रहे हो मेक श्योर यू गिव एटलीस्ट 5 to 6 कोर पॉइंट्स। कम आता है तो 4 to 5 विल डू, बट इन नॉट लेस देन 5 पॉइंट्स, ठीक है? अब जो 5 कोर पॉइंट्स है ये कैसे बनाओगे? अब देखो सोशल मीडिया वाला जो अभी इन्फ्लुएंसिंग मैं तुमको बता रहा था, ऐसे तो यू विल फील कि देखो इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर एक अलग पॉइंट है, ब्रांड एंडोर्समेंट एक अलग पॉइंट है, पेड प्रमोशन एक अलग पॉइंट है, बट ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड कैसे? दैट यू डू नॉट नो, ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग समथिंग टू यू। डिस्क्लोजर रिलेटेड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक पैराग्राफ में क्लब करके लिख दो एंड देन गिव एन एग्जाम्पल। सो अगर तुम लॉजिकली सोचोगे, देखो इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर इज अ बिगर टर्म जिसमें पेड प्रमोशंस आ जाते हैं एंड ब्रांड एंडोर्समेंट्स आ जाता है, ठीक है? मैं ये वीसी ले रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि मैं ये सैमसंग की टैबलेट ले रहा हूँ और मैं तुमसे बार बार बोलता रहता हूँ यार सैमसंग का टैब तो बड़ा अच्छा है, इसमें तो मज़ा आता है, देखो मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, बट आई हैव नेवर टोल्ड यू दैट आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम सैमसंग फॉर दिस। अब मेरे से इन्फ्लुएंस होकर 10 लोगों ने क्या किया, हम भी सैमसंग का टैबलेट खरीदेंगे, बट दैट इज अनएथिकल, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय ब्रांड एंडोर्समेंट एंड पेड प्रमोशन, ठीक है? अब मैं वीसी ले रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे लिख के आ रहा है बड़ा बड़ा सैमसंग टैबलेट, ये वो, एंड यू पीपल आर वेरी हैप्पी, वाह सर के पास तो सैमसंग का टैबलेट, हम भी यही लेंगे। सो इफ आई एम नॉट क्योंकि डिस्क्लोजिंग सर दिस हाँ व्हाट? सर यस, सर जो पेड प्रमोशंस करते हैं यूट्यूबर्स तो वो तो मेंशन हाँ, आता है वीडियोस के ऊपर दिस कि इज व्हाट आई ये एम है, सेइंग ना, और सर दिस वो इज व्हाट आई एम कूपन से कूपन कोड देते सी, हैं तो वो उनका वे ऑफ अर्निंग भी तो होता है। यही तो मैं समझा रहा हूँ, इफ आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग इट देन इट इज अनएथिकल ना, वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है अगर स्क्रीन पे लिख के आ रहा है दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सैमसंग एंड ये एंड दैट, द प्रमोटर विल गेट 10% ऑफ ईच सेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यू नो व्हाई आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू। बट अगर मैं ये बता नहीं रहा हूँ देन इट इज अ प्रॉब्लम, इसीलिए तो हमें रेगुलेशन चाहिए है ना, गॉट इट? एंड ये हमेशा मेंशन्ड नहीं होता है, यही इशू है, ठीक है? सो इन सारे पॉइंट्स को क्लब करके तुम्हारा एक पॉइंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है
क्रेडेंशियल्स एंड क्वालिफिकेशंस का, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे तो भाई क्रेडेंशियल्स एंड क्वालिफिकेशन अलग पॉइंट बन जाएगा, स्कैम्स अलग पॉइंट बन जाएगा, मिस इन्फॉर्मेशन अलग पॉइंट बन जाएगा। बट तुम एक स्पेक्ट्रम पे रिलेट कर सकते हो उसको कि भाई यू गेट एडवाइस विदाउट फ्रॉम समवन विदाउट क्रेडेंशियल्स, जो कि प्रॉपर अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, यू टेक अ डिसीजन, देन यू रन इनटू लॉस एंड यू नो हर्ट योरसेल्फ। मे बी तुमने कुछ ऐसा खा लिया, मे बी तुमने कैसे किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो इन पॉइंट्स को क्लब करके एक बड़ा पैराग्राफ बना सकते हो। Point being, you get information from someone without credentials, without qualifications, without registration with the proper authority, ठीक है। फिनफ्लुएंसर एग्जैक्टली, बट फिनफ्लुएंसर तो एक मतलब पर्टिकुलर पॉइंट है। इवन दोस्त हु आर इन्फ्लुएंसिंग अबाउट हेल्थ, वो भी ऐसे ही है। इफ आई एम एंडोर्सिंग सम मोबाइल फोन ब्रांड जिसमें बहुत सारा ब्लोटवेयर होता है जो तुम्हारी डेटा चोरी करके किसी को बेचता रहता है, सो ऑल ऑफ दिस इज इंक्लूडेड विद इन दैट, ठीक है, प्राइवेसी कंसर्न। तो ये वाली बात हो गई। थर्ड पॉइंट आ जाएगा अनएथिकल कंडक्ट, फेक लाइफस्टाइल, मतलब जो लाइफस्टाइल एंड कंडक्ट रिलेटेड है सारे पॉइंट्स उसमें डाल दो, ठीक है। फेक लाइफस्टाइल, अनएथिकल कंडक्ट, ऑब्सैनिटी, फाउल लैंग्वेज, इन सब से इफेक्ट होके गलत चीज़ें प्रमोट होती हैं, इंडिविजुअल्स का लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, ठीक है। और लास्टली ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि एक्सट्रीम व्यूज, पोलराइजेशन, इन सब का विच कैन लीड टू कम्युनल वायलेंस, दिस एंड दैट, इस टाइप से लिखो। सो ये अप्रोच रखो अपना जब मेन बॉडी लिख रहे हो कि तुम्हारे दिमाग में जो भी माइक्रो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको तुम नोट डाउन कर लो, कंबाइन करके जो सिमिलर पॉइंट्स हैं मेक इट अ चंकी गुड हेल्दी पैराग्राफ। हर छोटे छोटे पॉइंट का एग्जांपल मत दो। जो एक पैराग्राफ लिख रहे हो उस पैराग्राफ में कोशिश करो पर पैराग्राफ बस एक एग्जांपल दे दो, सो दैट जो भी तुम बता रहे हो उसको रियल वर्ल्ड में कोरिलेशन निकल के तो आ जाए कि भाई अच्छा इसका ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लेटर से जो इस वाला बात इसकी बात हो रही थी कि मिस इन्फॉर्मेशन विदाउट क्रेडेंशियल वाले की, तो उसमें बोल सकते हो वो जो यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे चैनल चलाती थी दैट लेडी, उसका नाम लिख सकते हो। ये वाला जो है फेक लाइफस्टाइल वगैरह वाला, इन सब में वो एंड्रयू टेट और ये इलाहाबादी, इन सब के नाम लिख सकते हो, यू कैन मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। लास्टली जब तुम कंक्लूजन लिख रहे हो तो मैंने हमेशा ये बोला, देखो कंक्लूजन शुड गिव समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव मेंशन्ड इन द मेन बॉडी। कई लोग क्या करते हैं, दे जस्ट समराइज। In conclusion, it can be said that social media influencing has led to concerns like, अब लिख देंगे कॉमा कॉमा लगा लगा के जो ऊपर लिखा है, ये काम मत किया करो। यू आर नॉट समराइजिंग योर ऐसे, यू आर गिविंग समथिंग फॉरवर्ड लुकिंग, समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव रिटन बिफोर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे द मोस्ट फिटिंग कंक्लूजन कैन बी ऑफ ओवर रेगुलेशन। कि सोशल मीडिया जैसे अभी सुरभि बता रही थी कि भाई उनका लाइवलीहुड चलता है, उनकी अर्निंग्स होती हैं, तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर रेगुलेटिंग दे शुड नॉट बी हर्ट। कि समवन इज डूइंग जेन्युइन क्रिएटिव वर्क, जो जेन्युइनली ट्राई कर रहा है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का, तो ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, बट रेगुलेशन तो ज़रूरी है। सो आई थिंक सुरभि ने काफ़ी आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा था। सो दिस इज नॉट आर्गुमेंट राइटिंग, टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो ऐसे में टॉपिक आए, नंबर वन यू हैव टू अग्री विद दैट कि हाँ ये तो हो ही रहा है, बट तुम लास्टली कंसर्न दिखा सकते हो दैट ओके यू हैव एन अवेयरनेस ऑफ द अदर साइड ऑल्सो, समवन हु हैज जस्ट हाँ भाई रेगुलेट करो रेगुलेट करो रेगुलेट करो, गला घोट दो उन सबका, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। यू शुड शो कि स्टाइफल नहीं करना है इस इकोसिस्टम को। सो दैट गोज अबाउट दिस टॉपिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग नीड्स, ये वो दिस एंड दैट। उसके बाद वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड। अब इसमें क्या चीज़ है, दिस वॉज एन आर्ग्यूमेंट। तो अब इसमें लोगों ने क्या दिक्कत की है कि दे हैव जस्ट रिटन, अगर मतलब इफ़ आई वुड हैव चेंज द टॉपिक वीडियो गेम्स आर हार्मफुल, बस ख़त्म कर दिया यहीं पे, तो भी सेम लिख के दे सकते हो, बिकॉज दे हैव कवर्ड एवरीथिंग अबाउट वीडियो गेम्स। ये पहली गलती कर लो, बिकॉज योर टॉपिक इज वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, योर आर्ग्यूमेंट शुड बी रिलेटेड टू माइंड, मेंटल चीज़ों को कवर करो। इफ़ यू आर राइटिंग कि भाई इससे वॉयलेंस इंक्रीज हो जाता है, भाई ये बहुत दूर का लॉजिक है कि वॉयलेंस इंक्रीज होता है वीडियो गेम से। बैठ बैठ के सम पीपल हैव रिटन कि हेल्थ खराब हो जाती है, कि वेट इंक्रीज होता है, ओबेसिटी होती है। अब ठीक है ओबेसिटी होती है, उससे हार्ट इफिशिएंटली फंक्शन नहीं करता है, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होती है, तब जाके माइंड तुम्हारा डल हो जाता है। क्यों बात कर रहे हो ऐसी भाई इतने फार फेच लॉजिक की? जस्ट टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ वीडियो गेम्स।
तो जिस किसी ने भी ऐसी बातें की हुई हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू माइंड, दैट इज़ टोटली इरेलीवेंट, उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, अब कई लोगों ने अच्छे लिखे हैं यार, बट आई विल जस्ट टेल यू कि ठीक है, अब कई लोग पहले सारे प्रोज बताते हैं फिर सारे कॉन्स बताते हैं, दैट इज़ ओके, फाइन विद मी। कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले एक प्रो देते हैं देन उसका आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट इज़ अ बेटर अप्रोच, बट इसमें ये टफ पड़ती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि तुम्हें मतलब यू हैव टू गो इनटू द डिबेट मोड। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको काउंटर करो, जैसे अभी मैं उसकी बात कर रहा था इस चीज़ की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग की, तो सुरभि ने बीच में बोला, सो इट शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी रेड लाइक अ डिबेट, लाइक एन आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो जो भी पॉइंट ये है कि जो भी तुम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो उसका अगर इमिडिएटली आफ्टरवर्ड्स तुम उसका काउंटर दे रहे हो, इट शुड बी एनालॉगस टू दैट। ये मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुका हूँ, डोंट जस्ट राइट एनी रैंडम पॉइंट। अगर रैंडम पॉइंट्स लिखने हैं तो बेटर अप्रोच इज कि सारे प्रोस लिख दो फिर सारे कॉन्स लिख दो, सारे सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स सारे एंटी आर्ग्यूमेंट्स लिखो। बट इफ़ यू आर राइटिंग सपोर्ट एंटी, तो उसमें जो एंटी है इट शुड बी एनालॉगस। एनालॉगस कैसे होता है देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट अस से कि इस पे तुमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई वीडियो गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं ये वो। अच्छा हाँ, इसमें कुछ लोगों ने ये लिखा है कि चिल्ड्रन प्ले वीडियो गेम्स, भाई बड़े भी खेलते हैं यार, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? मतलब आई वाज सो सरप्राइज्ड, कुछ लोगों ने लिखा है कि चिल्ड्रन प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स। भाई ऐसी लाइन्स तो पहले ऐसे में लिखा मत करो, ये सेकंड क्लास के लड़के लिखते हैं, चिल्ड्रन प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, आई लाइक सुपर मारियो, आई लाइक ये वो पता नहीं क्या क्या। क्यों लिखते हो ऐसी लाइन्स? कोई फायदा नहीं है। पॉइंट इज जब तुम आ रहे हो आर्ग्यूमेंट्स पे तो नंबर वन पॉइंट कैन बी दैट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। जो भी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं ऑब्वियसली वो बेटर होती हैं, और नाउ यू कैन क्लब जो भी स्किल्स डेवलप होती हैं कॉग्निटिव स्किल्स, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एंटरटेनमेंट, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इन सबको क्लब करके एक पैराग्राफ बना दो आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में कि हाँ भाई इनकी वजह से तुम्हारा माइंड शार्प होता है। इसका एंटी क्या हो सकता है कि नहीं भाई वीडियो गेम इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इसको इस पर्पज से नहीं बनाया जाता है कि आपको ब्रेन शार्प करे, इट इज़ नॉट मेंट टू शार्पन योर ब्रेन, इट इज़ जस्ट मेंट टू एंगेज यू, तो इट वोंट शार्पन योर ब्रेन। सेकेंड यू कैन मेंशन इन सपोर्ट इज कि इससे आपका सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, टीम वर्क, ये सारी स्किल्स बिल्ड होती हैं। इसका काउंटर क्या बन सकता है? दिस इज ऑल वर्चुअल, एक्चुअली ऑन ग्राउंड आप सोशली आइसोलेट हो रहे हो, योर communication skills are getting hampered, you're not going out there to talk with people, you are just facing a screen and those people sitting behind the screens mean nothing to you, केवल virtual relationship है, it's not nothing real। ठीक है। थर्ड यू कैन मेंशन इज कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बूस्ट होता है, ब्रेन स्टिमुलेट होता है, क्रिएटिविटी, रिफ्लेक्सेस, ये सारे बूस्ट होती हैं ऑब्वियसली। ठीक है, जिसको सपोर्ट में लगता है। इसका काउंटर क्या बना सकते हो कि वीडियो गेम्स प्रमोट करते हैं एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन तो आप हैंड से करोगे, आईज से करोगे, वो वीडियो गेम्स में वो तो वहाँ पे बस आप बटन दबा रहे हो। ठीक है, और यू कैन इवन मेंशन यू नो सम एक्चुअल डिसऑर्डर्स एंड सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम होता है जो हाथ में यहाँ पे दिक्कत करता है, ये सब चीज़ें इसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, फिर लास्टली यू कैन मेंशन कि जो वीडियो गेम्स होते हैं दे यू नो स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं, एंग्जाइटी रिलीफ करते हैं, मीनिंगफुल एक्सपेंडिचर होता है, मीनिंगफुल, इट्स अ मीनिंगफुल यूज ऑफ योर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट फॉर ऑल एजेस। ठीक है, इसका एंटी क्या बना सकते हो कि ठीक है तुम्हारे स्ट्रेस बस्ट कर रहा है, एंग्जाइटी रिलीफ कर रहा है, बट इट इज ऑल्सो एडिक्टिव, यू आर गेटिंग एडिक्टेड टू इट, जितना खेलते उतना और खेलने का मन करेगा। ठीक है, और इनफैक्ट क्या होता है, लेट अस से यू आर प्लेइंग अ गेम जस्ट टू यू नो काम योरसेल्फ डाउन, बट तुम उस गेम में हारते रहते हो बार बार, तो अब तुम्हारा और एंग्जाइटी बूस्ट होगा कि यार ये मैं जीत क्यों नहीं रहा हूँ, तो इट कैन हैव अ काउंटर इफेक्ट। अब जब तुमने आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो कंक्लूजन बनेगा आर्ग्यूमेंट्स में इट इज़ मोस्टली बैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस तो यही बनेगा कि हाँ भाई वीडियो गेम्स हैव एन एंटरटेनमेंट वैल्यू, दे प्रमोट सम पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन इसका जैसे किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब होता है तो इट शुड बी डन इन मॉडरेशन एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हो जैसे एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट ये वो सब चीज़ें, बट वो माइंड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो माय पॉइंट इज बिकॉज टॉपिक देखो बहुत फोकस्ड है, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स इन जनरल, इट्स टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो गेम्स ऑन द माइंड। तो बहुत ज़रूरी है कि तुम केवल मेंटल इश्यूज को फोकस रख के ऐसे लिखो। ठीक है, हेल्थ पे इम्पैक्ट,
मतलब फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, तो यू कैन अवॉइड दैट, बट मेंटली जितना फोकस रहोगे उतना अच्छा है। एंड उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसा भी बताया हुआ है मैंने, ठीक है। और लास्टली है इंडिया एंड चाइना कैन अचीव मोर बाय कोऑपरेशन रादर देन कन्फ्लिक्ट, जो लेटेस्ट टॉपिक दिया था। तो अब देखो इसमें क्या है, अगर तुम टॉपिक को पढ़ोगे तो इंडिया एंड चाइना कैन अचीव मोर बाय कोऑपरेशन रादर देन कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट लिख दिया है टॉपिक में, ठीक है। अगर मैं बस ऐसे ये लिख का टॉपिक इतना ही देता, इंडिया एंड चाइना कैन अचीव मोर बाय कोऑपरेशन, आई हैव नॉट गिवन कन्फ्लिक्ट, तो ठीक है तुम कन्फ्लिक्ट को मत बताओ अपने ऐसे में। लेकिन अगर मैंने पर्टिकुलरली मैं लिख के दे रहा हूँ रादर देन कन्फ्लिक्ट, तो यू विल हैव टू टॉक अबाउट कन्फ्लिक्ट ऑल्सो। कई लोगों ने केवल कोऑपरेशन की बात की है, कन्फ्लिक्ट की बात नहीं की है, सो दैट इज लाइक मिसिंग आउट ऑन हाफ ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली तुम बैकग्राउंड दे दो, जो भी देना अलग अलग तरीके से दे सकते हो कि भाई डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जो अभी कूल डाउन हो रहा है, मिलिट्री डिसंगेजमेंट शुरू हो गई, ये सब चीज़ें लिख सकते हो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे सकते हो। बट कुछ लोगों ने हैव मेड इट हिस्टोरिकल ऐसे, दे हैव स्टार्टेड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स, 2000 बीसी से ऐसा हुआ था, इतने साल में वो फाशेन और वो शी वांग जो भी थे सब आए थे, और फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर सिल्क रूट थी, हम ये बेचते थे, वो ये खरीदते थे। भाई दिस इज ऑल इररिलेवेंट, ठीक है। तो इतना नहीं बात करना है, जस्ट 4 और 5 लाइन्स में गिव द कॉन्टेक्स्ट एंड गेट स्टार्टेड विद द मेन बॉडी। अब मेन बॉडी क्या है, तुम पहले कंफ्लिक्ट दिखा दो, कंफ्लिक्ट क्यों क्यों है। एंड इसमें बहुत ज़रूरी, देखो चाइना इज़ नॉट बैड, इंडिया इज़ नॉट गुड, हर देश अपने इंटरेस्ट में एक्ट करता है, ठीक है। सो यू कैन नॉट हैव अ नेगेटिव व्यू ऑफ चाइना वाइल लेटिंग दी, ऐसे तुम्हें चाइना के एंगल से भी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। फास्ट ग्रोइंग नेशन था, अभी उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, गवर्नमेंट बहुत सेंट्रलाइजिंग है, पीपल आर डिमांडिंग मोर फ्रीडम, जो सरकार देती नहीं है, तो उसके लिए वो उन्होंने बोला कि ठीक है ये ले लो, पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो पॉइंट इज उनका अलग सिचुएशन है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंफ्लिक्ट, तुम्हें बिकॉज ऐसे इज नॉट फोकसिंग सोनली ऑन इंडिया, इट्स टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड चाइना, तो दोनों को पर्सपेक्टिव में रख के बात करो कि एक तो जियो पॉलिटिक्स की बात कर लेना, बिकॉज दो पावरफुल नेबर साथ जुड़े हुए हैं, सेम अरीना में ऑपरेट कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। तो जियो पॉलिटिक्स की बात कर लो, बाउंड्री कन्फ्लिक्ट की बात कर लो, बाउंड्री कन्फ्लिक्ट की बात करो, नो नीड टू गो बैक टू दी हिस्टोरिक टाइम्स और बताओ कि 62 में उन्होंने वो कर लिया, ये कर लिया, साइचिन अरुणाचल प्रदेश, नहीं, बस हाईलाइट कर दो कि बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी, ठीक है। अब तुम एक चीज़ सोच के देखो, चाइना को कैसा लगता होगा जब पूरी दुनिया China+1 की बात कर रही है, अच्छा लगता होगा क्या चाइना को? नहीं लगता होगा, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। इसकी बात कर सकते हो कि भाई जो एमएनसीज हैं, दे हैव बीन फोकसिंग ऑन China+1। अभी रिसेंटली ध्यान दिया कि नो वन इज टॉकिंग अबाउट China+1, व्हाई इज दैट, ये बताओ क्या रीजन? ये सौरभ। सर China+1 जो एमएनसीज थी, वो जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था ना कोविड के बाद, तो वो उससे रिलेटेड था। तो उसके बाद आइडियल लोकेशंस वियतनाम, इंडिया को देखा गया, तो वियतनाम अभी हमसे आगे फॉरवर्ड लीड कर रहा है। लेकिन ये जो टैरिफ वॉर हुई है अभी रिसेंट में, एग्जैक्टली, बस तो टैरिफ्स की वजह से कोई बात नहीं कर रहा, नो वन इज टॉकिंग अबाउट China+1, ठीक है, बिकॉज अब ज़्यादा बड़ा शेर आ गया है, सब उसकी बात कर रहे हैं। माई पॉइंट इज यू शुड हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द थिंग्स विच इज हैपनिंग, दिमाग में होना चाहिए कि अभी 6 महीने पहले तो सब बोल रहे थे वाह इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग की, वाह यार एकदम मस्त मैन्युफैक्चर कर देगा, आईफोन्स बना के बेचेंगे, फाइटर जेट्स बना के बेचेंगे, सब बेच देंगे बना बना के यहाँ से। नो नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज जो China+1 में एंगेज हुई थी, देवर बेस्ड इन यूएस, यूरोप, सब ऐसी कंपनीज थी। और जब टैरिफ ही इम्पोज कर दिया तुमने ऑन द गुड्स प्रोड्यूस ईयर, ऑल्दो इंडिया में जो 27% का लगाया, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है बताओ? हु विल टेल मी अबाउट द एक्सेप्शंस? नहीं, समवन एल्स देन सौरभ, कोई और बताओ भाई, कितने परसेंट टैरिफ लगाए इंडिया पे कंपनी? 27, ठीक है, बट दे आर सम एक्सेप्शंस टू द सेक्टर्स। कौन से सेक्टर्स हैं? सब ऐसे सोच रहे हैं पता नहीं क्या पूछ लिया भाई। चलो बताओ सौरभ। यस, सर अभी तो एक ही याद आ रहा है, फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कॉपर है, एंड आई थिंक एक और है, एनर्जी या कुछ ऐसे, समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी, 4 या 5 सेक्टर से। माई पॉइंट इज भाई न्यूज़पेपर पढ़ लिया करो अच्छे से, ठीक है, वरना सच में गुस्सा दिला दोगे एकदम। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टॉपिक था कि जब तूने बैकग्राउंड दे दिया है, कम टू द मेन बॉडी। मेन बॉडी में डायरेक्टली जैसे मैं बोलता हूँ आप 4 या 5 कोर पॉइंट्स दो,
राइट, 4 to 5 पैराग्राफ्स। तो 2 पैराग्राफ में यू कैन टॉक अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट साइड। कॉन्फ्लिक्ट साइड में बात कर लो जियोपॉलिटिकल चीज़ों की, बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट की, चाइना+1 की वजह से जो भी चीज़ें हुई, चाइना के प्रोजेक्ट्स की बात कर लो भाई, जो इंडिया की मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी में प्लस अक्साई चीन में, जे.एंड.के में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी से जो ये सब निकालने की बातें करते रहते हैं, वहाँ पे हाईवे बना दी, ये सब चीज़ें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ये वो सब जो चीज़ें लिखनी है लिख दो, ठीक है। पॉइंट क्या है, यू हैव टू शो कि सेम अरीना में देयर आर टू हेजेमन्स विच आर ऑपरेटिंग, जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट आता है। डू नॉट टेक एन एंटी चाइना व्यू, डू नॉट टेक एंटी इंडिया व्यू, डू नॉट सपोर्ट इंडिया, डू नॉट सपोर्ट चाइना, जस्ट शो थिंग्स एज दे आर, ठीक है। साउथ चाइना सी वगैरह की भी बात कर लेना। सो दीज आर और एरियाज ऑफ कंफ्लिक्ट। अब जब इंडिया यूएस से अच्छा करता है तो चाइना को तो खराब लगेगा ना, बिकॉज यूएस इज मतलब देखते ही हो जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखो उसमें। और इवन लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस चीज़ की बात की हुई थी कि इंडिया एंड चाइना कैन कोऑपरेट एंड वर्क टुगेदर इन अ बेटर वे। वो अलग बात है कि बाद में जब पता चलेगा ट्रम्प आ रहा है एंड ही इज विजिबली एंटी चाइना, तो नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट नाउ, बट ऐसे लिखने में क्या जाता है। सो जब तुमने कंफ्लिक्ट की बात कर ली है अलोंग द मेजर एरियाज, सेकेंडली तुम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की बात करो। अब कोऑपरेशन में लोगों ने क्या किया है कि बहुत जनरल बातें की हैं कि चाइना में प्रोडक्शन है, इंडिया में आईटी सॉफ्टवेयर है, ऐसे मत करो यार। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इवॉल्विंग चीज़ें हैं, उनकी बात कर लो। प्लस तुम दिखा सकते हो कि चाइना ने जो इतने सालों तक अपना जीडीपी वगैरह बूस्ट किया है, तो ऑब्वियसली इंडिया हैज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम चाइना, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऑब्वियसली चाइना इज़ फार अहेड। जो अभी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, चाइना इज़ फार अहेड। फिर ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी सप्लाई चेन चाइना कंट्रोल्स टू द एक्सटेंट ऑफ 60% प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ मिला के, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंडिया की भी डेवलपमेंट एस्पिरेशंस हैं भाई, हम भी चाह रहे हैं हम हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक 30% वगैरह कर दें। तो हमें ऑब्वियसली चाइना की सप्लाई चेन से तो लिंक होना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी हैं। सबसे लार्जेस्ट पार्टनर कौन है इंडिया का ट्रेडिंग का, बताओ। ये सौरभ। सर ये क्वेश्चन तो ये नहीं, लेकिन मेरा एक डाउट था कि जैसे यस। ये सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में भी आए थे कि China+1 और ये रेयर अर्थ मेटल्स वाला, लेकिन सर प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे मैं ये सब इंक्लूड करता हूँ, पैराग्राफ का जो 300 वर्ड की लिमिट है वो एक्सीड हो जाती है, और पैराग्राफ की जो लाइन है वो भी एक्सीड हो जाती है, तो ये सब चीज़ें। भाई देखो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब तुम ऐसे लिख रहे हो ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास कंटेंट ज़्यादा रहेगा। कंटेंट को कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंस कैसे कर सकते हो, लेटस से तुम अगर लेटस से कोऑपरेशन की बात कर रहे हो, तो तुम इंडस्ट्री, इकोनॉमी, इन सब का एक पैराग्राफ बना दो कोऑपरेशन में। जो चीज़ें थीमेटिक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हैं, उन पे ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने एक-एक पैराग्राफ केवल पर्सन टू पर्सन, P2P कॉन्टैक्ट्स और टूरिज़्म, ये वो सब लिख दिया है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दैट इन इकोनॉमिक टर्म्स? नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। जस्ट फिनिश इट इन वन लाइन। इस पे एक पैराग्राफ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स लिखा 18,000 मेडिकल, भाई यार वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एक जैसे चीज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, हर जगह एआई बूस्ट हो रहा है। एआई के लिए तुम्हें चाहिए होते हैं डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होते हैं इंजीनियर्स। इंडिया में इतने सारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स नहीं हैं जो डेटा सेंटर अच्छे बनवा पाएँ। चाइना के पास हैं। इंडियन कंपनीज आर विलिंग कि हम चाइना से इंजीनियर्स बुला के इंडिया में डेटा सेंटर बनवा लेते हैं, बट इंडिया वाले उनको वीज़ा ही नहीं देते हैं चाइना वालों को। आई एम जस्ट मेंशनिंग, बट इस पॉइंट को तुम ऑब्वियसली इतना लंबा एलैबोरेट नहीं करोगे। यू कैन मेंशन कि क्रॉस ट्रांसफर ऑफ स्किल्ड पर्सनल। अब देखो इसमें सब कुछ कवर हो गया है, ठीक है। तो ये वाली बात है। अगर तुम वीज़ा रिजीम को थोड़ा सा लिबरलाइज करके यू कैन प्रमोट क्रॉस ट्रांसफर, क्रॉस फैसिलिटेशन ऑफ स्किल्ड पर्सनल, स्किल्ड वर्कफोर्स, बस दैट कवर्स एवरीथिंग। तो माय पॉइंट इज, जब पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं चीज़ों को क्लब करो, स्पेंड सम टाइम ऑन द ऐसे, बिकॉज टाइम स्पेंड करोगे तो एबिलिटी आ जाएगी अंदर कि चीज़ों को क्लब करके किस तरह से लिखना है। और अगर नहीं सीखोगे तो वही है कि एक एक पैराग्राफ केवल पर्सन टू पर्सन, कल्चरल कनेक्शन, ये वो सब लिख के आओगे, जो इतने मार्क्स फेच नहीं करने वाले हैं। तो पॉइंट क्या है, कोऑपरेशन में यू कैन मेंशन अबाउट कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्केल था, इंडिया कैन लर्न समथिंग मीनिंगफुल। दे आर लेसन्स टू बी लर्न फॉर इंडिया। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग बेस का लीडरशिप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, अब इसमें तुम इसका भी दे सकते हो, डीप क्या था वो, डीप सीक,
यस, डीप सीक, ठीक है। अभी जैसे वो पीयूष गोयल अपना मिनिस्टर बोल भी रहे थे कि इंडिया वाले तो बस खाने ही बेचते रहते हैं कि डिलीवर करवा लो खाना, और चाइना देखो वहाँ पे क्या-क्या काम कर रहा है बैठ के। एंड दिस इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट, ठीक है। इंडिया ने कौन-सा ब्रेक थ्रू दिया है दुनिया दुनिया को अभी तक? वी आर लैगिंग फार बिहाइंड इन दीज़ थिंग्स, ठीक है। कोई तो एआई मॉडल इंडिया का फेमस नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। और जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्री की बात कर ली है, तो लास्टली यू कैन मेंशन अबाउट जियोपॉलिटिकल थिंग्स। चाइना भी डेवलपिंग कैटेगराइज होता है, इंडिया भी डेवलपिंग कैटेगराइज होता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो हमारे कंसर्न्स हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। तो इन एरियाज में देर इज़ अ वेरी ग्रेट स्कोप ऑफ कोऑपरेशन, उसकी बात कर लेना। तो ये सब चीज़ें बात हो गई। तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड अबाउट दिस थिंग जो अभी यूएस का चल रहा है। बिकॉज हुआ क्या है, यूएस भी लार्ज पार्टनर था इंडिया का, चाइना भी है। अब यूएस अगर टैरिफ लगाएगा तो ऑब्वियसली ट्रेड पार्टनरशिप थोड़ी रिड्यूस होगी। इंडिया को बाकी जो उसके लार्ज पार्टनर्स हैं उनके साथ ट्रेड पार्टनरशिप इंक्रीज करनी पड़ेगी। दो ही तरीके हैं, या तो यूएस को मनाओ जो ट्राई कर रहे हैं बीटीए के थ्रू, जब तक वो नहीं होता तब बाकी पार्टनर्स के साथ इंक्रीज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब अनसर्टेनिटी होगी वर्ल्ड ओवर, जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो हमारे मतलब कोऑपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को लिखो और फिर कंक्लूजन में बस इतना ही मेंशन करना कि जैसे जब ये सारी चीज़ें बात कर ली हैं तो मेंशन कर दो कि रिसेंटली जो 75th ईयर्स ऑफ टाइज था, डी-एस्केलेशन वगैरह, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। हमें ज़रूरत ये है कि एक दूसरे की वल्नरेबिलिटीज़ को, जो चीज़ें एक दूसरे को प्रोवोक करती हैं, उनको डेफ्टली मैनेज करते हुए जो एरियाज़ हैं जहाँ पे हम ग्रेटर कोऑपरेशन कर सकते हैं, उनमें वी शुड इंक्रीज दैट कोऑपरेशन एंड दैट विल मेक अप फॉर द एसे। ऑल अलोंग गिव सम एग्जांपल्स, कुछ चीज़ें बताते रहो, बट कॉन्फ्लिक्ट कवर करना ज़रूरी है। जिसने नहीं कवर किया है ही विल सफ़र, ठीक है। बिकॉज़ टॉपिक में दिया हुआ है रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। अगर टॉपिक वुड हैव जस्ट सेड इंडिया एंड चाइना कैन अचीव मोर बाय कोऑपरेशन, दैट्स इट, तो तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट शो कोऑपरेशन वाला साइड। बट टॉपिक में दे दिया है रादर देन कॉन्फ्लिक्ट, तो भाई दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। है किसी को कोई डाउट ऐसे राइटिंग में इतना? यस हर्ष, बताओ भाई। सर वो उस वीडियो गेम वाले आर्गुमेंट में एक हुँ, पॉइंट मैंने देखा था कि वो ब्लू व्हेल गेम जो था उससे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे बच्चों को, ऐसा कुछ। यस, तो ये यस। देख सकते हैं। यार बच्चों में ब्लू व्हेल, आई एम हियरिंग माय वॉइस ओवर। तुम्हारा माइक क्यों बंद कर लो? जस्ट डू वन थिंग, मुझे बताना कि वो कहाँ पे है यार, वो तुम्हारा किस पेज नंबर पे है। आई विल जस्ट सी योर आंसर एंड देन टेल यू। पेज नंबर बताना मुझे। भाई मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा, ठीक है तुम्हारा, बिकॉज वो कनेक्शन एंड वॉइस का इशू, आई विल कॉल यू एंड टेल दैट, ठीक है। बाकी किसी का कोई पॉइंट है तो पूछ लो। यस दीपक बताओ। सर वो वीडियो गेम वाले में सर जो फॉर के लिए लिखे थे सर, वो डिबेट के फॉर्म में थोड़ा वैसे नहीं लिख सकते हैं सर, उसमें थोड़ा बार बार वो जो आप रिपीटेशन वाला दिखा रहे थे सर। भाई तो रिपीट करोगे तो रिपीटेशन बताऊंगा ही यार। तो वो सर सेंटेंस में था सर, और सेंटेंस बना के मतलब कि कुछ कीवर्ड डाल के उसको मतलब कि। भाई गेट द बेसिक्स करेक्ट फर्स्ट, ठीक है। पहले तो जैसे मैं तुम्हें हर बार यही रिमार्क देता हूँ कि अपना सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड सिलेक्शन और आंसर फॉर्मेशन इंप्रूव करो। तो पहले तो ना पॉइंट्स पे थोड़ा सोच के लिखा करो। तुम्हारी राइटिंग में क्या दिक्कत है, तुम बस लिख देते हो। थोड़ा सोच के लिखो कि क्या लिखना है, बेटर कैसे लिख सकते हो, तभी रिपीटेशन वगैरह अवॉइड होगी, ठीक है। और हमेशा ये क्या करो कि बाकियों के आंसर पढ़ा करो, जो बाकी लोग जितने भी लिख के एसेस देते हैं। बिकॉज कंसिस्टेंटली लिख रहे हो वो अच्छी बात है, बट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न यही है कि सीख नहीं रहे हो तुम, तो बाकी सबके आंसर्स पढ़ा करो जो लिख के देते हैं कि किस तरह से लिखना है, तभी इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। यस अरुणिमा तुम बताओ।
ठीक है, आई थिंक उसको आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी है। किसी और का इशू है, कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करना चाहता है? सौरभ बताओ। यस। सर एक लास्ट, ये जो इसका पहला वाला टॉपिक था वो अभी आपने चेक नहीं किया। यस, उसको मैं करूँगा यार, बिकॉज़ लास्ट पूरा वीक मैं बाहर था यार, घर पे नहीं था, एक फ्रेंड का वेडिंग था, अपने घर भी गया था, तो वो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, ठीक है? एंड बैकलॉग है, I'm ट्राइंग कि फिनिश कर लूँ उसको, थोड़ा बिज़ी भी चल रहा है बिकॉज़ वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं उनकी, उसका भी मैं चाह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस गेन कर लूँ पूरा, ठीक है? तो लास्ट वीक नहीं कर पाया था बिकॉज़ आई वाज़ आउट ऑफ टाउन, अभी तो हूँ, तो फिर आई एम इवैल्यूएटिंग जो भी मुझे मिल पा रहा है, ठीक है? वो मैं कर दूँगा और उसको फिर वैसे ही जैसे इवैल्यूएट हो जाएँगे, आई विल डिस्कस देम, ठीक है? अभी से यार एक चीज़ कर लो कि कुछ लोग हैं जिनका ऐसे राइटिंग अच्छा है बट दे आर नॉट बीइंग कंसिस्टेंट, तो बहुत बड़ा प्राइस पे करोगे लेटर ऑन। और सेकंड थिंग इज़, मैं जो मुझे अच्छे रिपोर्ट्स लग रहे हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करता रहूँगा। उसको बस देखते रहना कि रिपोर्ट्स कैसे लिख रहे हैं। एंड वंस आई फील कि ऐसे एंड आर्गुमेंट राइटिंग में वी हैव रीच्ड अ गुड लेवल, देन आई विल स्टार्ट विद रिपोर्ट राइटिंग। एक बार रिपोर्ट राइटिंग भी कवर हो जाएगा, उसके बाद व्हाट वी विल डू इज़ कि वीकली 2 प्रैक्टिस दूँगा मैं, ठीक है? अरिंदमा, तुम्हें पूछना है तो अभी पूछ लो अगर। आई थिंक उसका यू कैन कॉल मी लेटर, तुम्हारा आई थिंक माइक ऑन है बट वॉइस नहीं आ रहा बिल्कुल, ठीक है? सो यू कैन कॉल एंड वी कैन डिस्कस इट, जो भी चीज़ है। सो आई वाज सेइंग कि देखो, ऐसे राइटिंग एंड आर्गुमेंट राइटिंग में प्रोफिशिएंसी गेन कर लो जितना टाइम बचा है, बिकॉज़ वीकली प्रैक्टिस होगा तो उसमें इतना एक्सटेंडेड डिस्कशन नहीं हो पाएगा बिकॉज़ टॉपिक बहुत सारे हो जाएँगे। एंड वहाँ पे अभी मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि टाइम मेज़र करो, ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से लिखो, बट टाइम स्पेंड करो यार एसेस पे। कई लोग का ऐसे बहुत हरीडली लिखा होता है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस, कोई ओवर व्यू नहीं है ऐसे में, कोई लॉजिक नहीं है, बस लिख दिया है। ऐसे मत अप्रोच करो, अभी भी टाइम है, टेक्निक पे टाइम दो, स्पेंड हाफ एन आवर ऑन अंडरस्टैंडिंग द ऐसे क्या लिखना है उसको सोचने में, एंड हाफ एन आवर ऑन राइटिंग, ठीक है? जब ये हो जाएगा तो फिर हम रिपोर्ट करके वीकली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ है। और सिक्योरिटी का मैंने आज बताया कैसे डील करना है। सिक्योरिटी फिनिश कर लो विद इन नेक्स्ट 10 टू 14 डेज, 2 वीक्स में खत्म कर लो। ऑलरेडी आज आई थिंक 5 है, तो 20 तक फिनिश कर लेना सिक्योरिटी। सौरभ बताओ। यस। सर ज्योग्राफी का टेस्ट के लिए आपने बोला था 10 वीक के लिए। भाई अभी मैंने बताया टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं हुई नहीं, अभी तो वापस आया था 1-2 दिन पहले, तो क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं सेट करता हूँ। एंड मॉक टेस्ट तो लेने ही, ज्योग्राफी का ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैं पेपर वगैरह सेट करके 1 वीक प्रायर बता दूंगा। जस्ट बी रेडी विद द रिवीजन एंड ऑल, ठीक है? बिना रिवीजन के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑब्वियसली उसको रखेंगे ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट, ठीक है? ओके, थैंक्स फॉर अटेंडिंग। सब बढ़िया से सो जाना। ओके, गुड नाइट। थैंक यू।